कैसे हो बच्चों लोग? बहुत दिन बाद हम लोग आज मिल रहे हैं ना, ऑनलाइन थ्रू आज हम लोग मिलेंगे, है ना। मिल भी रहे हैं क्योंकि बाद में आप लोग इस वीडियो को आप देखेंगे, है ना। और कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य ये होगा कि जिस भी बच्चे का आइदर मेडिकल स्ट्रीम हो या इंजीनियरिंग IIT या JEE मेंस स्ट्रीम हो, वो अपने लक्ष्य को क्या करे, कंप्लीट करे। आई होप आपको पहले क्लास का केमिस्ट्री क्लास का पहला दिन आपको हमारी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद और आपके फ्यूचर के लिए विशेष की, ताकि आप जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, वो डॉक्टर बन करके कोचिंग का नाम, इंस्टीट्यूट का, अपने गार्जियन का नाम रोशन करें। साथ ही साथ वो बच्चे जो JEE मेंस IIT करना चाहते हैं, वो भी अपने फैमिली का नाम को रोशन करें, साथ साथ अपने टीचर्स का नाम को रोशन करें, है ना। और साथ ही साथ जो बच्चे 11th या 12th में चाहते हैं कि हमको अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है, शुरुआत में भी हम बताए थे मेरे पहले क्लास का 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। कभी भी कोई भी चैप्टर आपके टिप्स पे रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और ये कभी नहीं सोचना, ये कभी नहीं बोलना है कि हमने रिवीजन नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान में रखिएगा, ये कभी नहीं बोलिएगा कि हमने रिवीजन नहीं किया। दूसरा, काम कभी भी आज के लिए होता है। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, काम कभी भी कब के लिए होगा? आज के लिए होगा। उस काम को हम आज करेंगे, है ना, कल के लिए नहीं सोचेंगे। और जो आप पढ़ते हो आप उसको थ्रू आउट नोट्स बनाओ, है ना। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी तक आप 10th में पढ़ते थे, 10th आपको शुरुआत में बोले थे, है ना, एक छोटा सा तालाब है। तो 11th 12th या जो आपको आप IIT मेडिकल, उसके कंपैरिजन में एक समंदर है। हाँ, ये बात तो नहीं है कि इस समंदर को अपन पार नहीं कर सकते, पार कर सकते हैं, मगर जो कंटिन्यूटी है वो आपको रखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, ठीक। तो जो भी बच्चे आप चाह रहे हो, है ना, कि समझ में आने की बात, एटॉमिक स्ट्रक्चर इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे क्लास 9th में। शुरुआत के 1-2 क्लास में हम सारे वो चीज पढ़ेंगे जो क्लास 9th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी छाटा या काटा नहीं जाता है, ठीक। कहीं ना कहीं वो भी चीज आपके लिए क्या है बाबू, इम्पोर्टेंट है। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले आज जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अलग अलग जो आपका एटॉमिक मॉडल दिया, उस पर हम विशेष यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। अलग अलग बहुत कुछ पढ़ना है। आपको एडिशनल में क्वांटम नंबर आएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है, शुडिंजर का वेव इक्वेशन, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है ना। और उसके बाद आपका वेवलेंथ वगैरह का रिलेशन आएगा, हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम आएगा, है ना, राइडबर्ग का फॉर्मूला के थ्रू क्वेश्चंस बनता है। तो बहुत सारी चीज है और चैप्टर थोड़ा सा आपका 15-16 क्लास 17 क्लास जाता है लेक्चर आपका, और इस लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। और सबसे खूबसूरत चीज इस चैप्टर का क्या है बाबू, कि ये चैप्टर आपको जब पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक। तो 3 बात आज हम विशेष ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको पढ़ाना भी है, पहला क्लास है ना। तो 3 बातें ध्यान में रखें, ध्यान दीजिएगा, 3 बातें ध्यान में रखें। सबसे पहला, जब भी चैप्टर को पढ़ते हैं, डाउट्स आए तो आप अपने रेस्पेक्टिव टीचर से पूछे और डाउट्स को क्या करें, सॉल्व करें। क्लियर? सेकंड बात है ना, कि जो पढ़ा हुआ है वो हमारा क्या होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से एक जगह क्या होना चाहिए, नोट होना चाहिए। और थर्ड जो बात होगी वो होगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग, रोज ध्यान दीजिएगा, मेरा कहने का मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग क्या कीजिएगा, आप उस वीडियो को या उस वीडियो को नहीं, सॉरी, नोट्स को आप क्या करोगे, थ्रू आउट पढ़ लोगे, है ना। तो मान लीजिए पहला दिन यदि हम ही पढ़ा रहे हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ने में आपको 10 मिनट लगेगा, 20 मिनट या आधे घंटा, बहुत टफ होगा 45 मिनट आपको रिवीजन करने में लगेगा। अब वो 45 मिनट पहला दिन लगा, है ना। सेकेंड डे जब पढ़ेंगे वो 45 मिनट रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 30 मिनट लगेगा। थर्ड डे पढ़ेंगे और वो रिड्यूस होकर के क्या होगा, 10 मिनट हो जाएगा। फोर्थ डे पढ़ेंगे और वो रिड्यूस होकर के घटता जाएगा। मगर बाबू ध्यान दीजिएगा, पहला दिन जो क्लास को आप 45 मिनट दिए थे, तो दूसरा दिन इस क्लास का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, बोलो टाइम कितना लगेगा इसमें, मुश्किल से आपको मान लो 30 मिनट। जो न्यू लेक्चर पढ़ेंगे उसमें कितना लगेगा, मान लो 40 मिनट या 45 मिनट लगेगा। तो दूसरा तीसरा दिन, मगर थर्ड दिन जब जाएंगे तो इसी में कितना मिनट लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा, या है ना 20 मिनट लग जाएगा इस वाले लेक्चर में, इस वाले लेक्चर में 30 मिनट लग जाएगा।
4 डे जाओगे या एक और लेक्चर बढ़ता जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, शुरुआत से ही पहला पेज से लेके लास्ट पेज तक हमेशा रोज पलटना है ना। आज के क्लास में जो पढ़ेंगे जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक जाएंगे, पहला क्लास से लास्ट तक, पहला क्लास से लास्ट तक, पहला क्लास से लास्ट तक, जहाँ तक क्वेश्चन है। मेडिकल एग्जाम में आप जानते हो आपका 90 क्वेश्चन, एक मिनट, टोटल 180 क्वेश्चन आपका 180 क्वेश्चन, आउट ऑफ दीज आपको पता है 90 क्वेश्चन आपका बायो से रहेगा और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहता है बाबू, और 45 क्वेश्चन आपका रहेगा किससे, बायो केमिस्ट्री, और अगला कौन है बोलो, बायो केमिस्ट्री, और ये होगा फिजिक्स। क्लियर। अभी कभी हम लोग इसका स्ट्रेटजी के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे तैयारी करें, है ना। और जब जेईई मेंस की बात करेंगे तो वहां पे आपका अभी के टाइम में 75 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री एंड 25 जो है वो मैथ्स होगा। क्लियर है, इसी को ध्यान दीजिएगा, है ना। और जब ध्यान देंगे तो अच्छे से करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अभी फिलहाल 3 बात जो आपको बोले हैं, बाद में धीरे धीरे हम लोग हर स्ट्रेटजी को करेंगे। जो आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, हर तरह का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, सारा आसान होगा। यूं आपका जो मेडिकल मेंस, जेईई मेंस, नीट का क्वेश्चन आपका यूं बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद कर करके इसे बनता जाएगा, है ना। क्लियर, सिर्फ आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक। क्लियर, चलिए ठीक। सबसे पहला चीज, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक, कि 3 काम तो बोली थे ना, तो रिवीजन करना, फर्स्ट फेज से लास्ट फेज, फर्स्ट फेज से लास्ट फेज, फर्स्ट फेज से लास्ट फेज, है ना। तो क्या होता है, पान क्यों सड़ी, रोटी क्यों जली, है ना, पढ़ा क्यों भूला, क्योंकि उसको पलटा नहीं गया। यदि पलटेंगे तो ये सारा चीज आपका बेहतर तरीके से होगा। क्लियर है। आज बाबू हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। चलिए आज बात करते हैं। तो देखिए आज हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो शब्द है वो एटम, एटम कहाँ से आया, या जो भी है आया तो हटाओ, है ना। एटम ये शुरुआत का चीज है, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बहुतों बार, इसलिए आज थोड़ा सा तेजी इसको कंप्लीट कर लेंगे। एटम जो वर्ड है वो ए और टॉम जो उससे मिलके बना है, जिसका मतलब होता है, ए मीन्स क्या हो गया, नॉट, टॉम मतलब डिविजिबल, जो आप लोग पहले से भी जानते हो, ठीक। डाल्टन साहब ने इसका लॉ दिया कि जो एटम होगा वो मैटर का, है ना, इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजिबल पार्टिकल है, जिसको फर्दर हम लोग तोड़ नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ये बचपन में ही पढ़े, मान लीजिए ये कोई मैटर है या यही मैटर है, जब इसको हम तोड़ दिए, ये बहुत सारा तोड़ दिए, बहुत सारा पार्ट में तोड़े, अब इतना सा पार्ट आया, यदि ये टूट नहीं सकता है तो ये क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एटम इज है ना, विजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट फर्दर क्या होगा, है ना, डिसोसिएट, जिसको तोड़ नहीं सकते, या डिविजिबल। क्लियर, चलिए ठीक। अब बात करते हैं, एटम जो है बोला कि किसी रिएक्शन में, ध्यान दीजिएगा, है ना, किसी रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो शुरुआत में जितने होंगे बाद में भी उतने होंगे। इसके लिए तो हम लोग बैलेंसिंग सीखते हैं। यदि मान लो ये CH4 इसके साथ O2 के साथ रिएक्शन करता है, भाई प्रोडक्ट क्या बनाता है, CO2 प्लस का H2O, बाबू क्या बनाता है बोलो, CO2 प्लस का H2O। और जब इसको हम बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि सर इधर तो हाइड्रोजन हमको सर 2 दिख रहा है, सर यहाँ 2 करेंगे हमने, बिल्कुल 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना दिख रहा है सर, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर। चलिए ऑक्सीजन कितना दिख रहा है भैया, 2, ये 2 कितने हो गए, 4 हो गए, तो इधर क्या करने पड़ेंगे, 4 करने पड़ेंगे। सर कार्बन इधर कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, सॉरी ठीक है 4 है, इधर कार्बन कितना है बोलो, 1 है, हाइड्रोजन कितना है बाबू, 4 है, 2 दूना 4, ऑक्सीजन कितना है बाबू, 4 है। तो हम क्या बोले, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन से पहले जितने एटम होते हैं बाबू, रिएक्शन के बाद भी एटम उतना ही होता है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, कौन बताया, डाल्टन साहब बताए, कौन बताया, डाल्टन साहब बताए, ठीक। और क्या बताए डाल्टन साहब कि भैया मैग्नीशियम का यदि मान लो मार्केट से हम 5 एटम लेकर के आ जाए, मैग्नीशियम का कितना एटम लेकर के आए, 5 एटम लेके आ जाए। सर ये एटम समझ में नहीं आ रहा है, हम बोले बिल्कुल समझ में आएगा बाबू, जब हम लोग पढ़ते थे एवोगाड्रो नंबर, मोल तोल सब कुछ पढ़ेंगे आ रहा था। अभी फिलहाल जानो, यदि मैग्नीशियम का हम
5 एटम लेकर के आते हैं, तो ये मान लो छोटा छोटा मैग्नीशियम दिख रहा बाबू, दिख रहा होगा है ना, ये छोटा छोटा 5 जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम का साइज, इस मैग्नीशियम का शेप और इस मैग्नीशियम का बोलो प्रॉपर्टी वो क्या होगा, सेम होगा। तो उसने क्या बोला कि सेम एटम का साइज से प्रॉपर्टी तीनों क्या होता है, सेम होता है। सेम एटम का साइज से प्रॉपर्टी तीनों क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है, तो समझ में आ गया है ना। दूसरी बात और तीसरी बात देखें, ध्यान दीजिएगा कि यदि या इसी में आप देख सकते हो कि यदि मैग्नीशियम के जगह हम क्या करते है ना, मैग्नीशियम का 3 एटम लाते, ध्यान दीजिएगा, और एल्यूमिनियम का 2 एटम लाते बाबू, तो जो मैग्नीशियम होता उसकी साइज यदि ऐसे होती तो एल्यूमिनियम का साइज इससे क्या हो जाता है, छोटा होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि अलग अलग एटम का साइज, शेप और प्रॉपर्टी तीनों आपका क्या होगा, अलग होगा। क्लियर। तो डाल्टन ने 3 बात कही, क्या क्या कहा है ना। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ मेटल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मेटल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। बट इसी को क्या करेगा, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बाद यह आपका जो स्टेटमेंट है डाल्टन साहब का, वो कहीं ना कहीं वो डिसओबे होगा, उसको काटा जाएगा, जिसके बाद अलग कोई स्टेटमेंट आएगा। क्लियर, चलो ठीक। नेक्स्ट उसने बोला था एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यदि सेम एलिमेंट लेके आए, यदि मैग्नीशियम का 3 एलिमेंट 1 2 3 तीनों मैग्नीशियम, भैया क्या दिख रहा है वो, मैग्नीशियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम, तीनों एटम जो मैग्नीशियम 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 दिख रहा है, तो तीनों मैग्नीशियम एटम का शेप, साइज एंड प्रॉपर्टी तीनों क्या होगा, सेम होगा। तीनों क्या होगा, सेम होगा। थर्ड, मगर यदि 2 मैग्नीशियम लाए और 1 एल्यूमिनियम लाए, हवा में दिख रहा है, बोलो तो 2 मैग्नीशियम लाए और 1 क्या लाए, एल्यूमिनियम लाए, तो मैग्नीशियम तो समान होगा, सेम होगा, मगर एल्यूमिनियम का साइज, शेप एंड प्रॉपर्टी अलग होगा। कोई दिक्कत सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं। ठीक, ये सब बात तो चल ही रही थी कि अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद आपको पता चला, ध्यान दीजिएगा है ना, ये सब बात तो चल ही रही थी, उसके बाद क्या हुआ वो ध्यान दीजिएगा कि पता चला कि जो डाल्टन साहब बोल गए उसमें से कुछ अब अलग अलग दिखना शुरू हो गया। भाई जैसे किसी मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, तब पता चला कि भाई जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो यह कहीं ना कहीं इस चीज को बताया क्या कि फर्दर जो आपका एटम है वो क्या होगा, सब पार्टिकल्स में डिवाइड होगा। क्लियर है? कैसे? जब मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच, ध्यान दीजिएगा, जब मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच रिलेशन की बात की, मान लीजिए ये आप लोहा लेके आए, तो लोहा यदि 10 ग्राम लाए तो उस 10 ग्राम में बहुत सारे एटम होंगे लोहा के, और हर एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, जो आप जानते हो, अभी नहीं जान रहे, जान जाएंगे। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि करंट इस डायरेक्शन में जाता तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमको पता चला क्या कि फर्दर कि भाई यदि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब एटम से वो छूटा होगा, है ना, एटम से टूटा होगा। इसका मतलब जो बोल गए डाल्टन साहब वो गलत कहीं ना कहीं बोले। इसका मतलब फर्दर आपका जो एटम होगा वह क्या हो सकता है, बोलिए, सब पार्टिकल्स में टूट सकता है। यह पता कैसे चला? मैटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से। अभी पढ़ेंगे हम लोग डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे का डिस्कवरी हुआ, उससे पता चला इलेक्ट्रॉन नाम का कोई चीज होता है जो अलग हो सकता है। डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, है ना,
पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, ये सब से पता चला है ना कि अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करके जब जब एक्सपेरिमेंट किए तब पता चला डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे से, डिस्कवरी ऑफ एनोड रे से, प्रोटॉन से, इतना तक कि आइसोटोप से, आइसोबार से। यदि आप बाबू ध्यान में यदि आपका होगा क्या याद था, आइसोटोप्स किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर दिस, एटॉमिक मास दैट। बोले थे, बोले थे ना। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब से पता चला कि एटम को फर्दर जो है आप डिवाइड कर सकते हो, है ना, वो सब पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है ना। और वो सब पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, है ना, ये सारा पॉजिट्रॉन, ये सारा आउट ऑफ दीज, इनमें से जो 3 पार्टिकल्स हैं, चूंकि इसको तेजी हम इसलिए खींच रहे हैं तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आउट ऑफ दीज जो 3 पार्टिकल्स हैं, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बाबू न्यूट्रॉन, ये आपका फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत बाबू नहीं। तो उसी चीज को हमने लिखा, रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट, मतलब रदरफोर्ड क्या किया था? बम्बार्डिंग किया था मेटल के थिन शीट पे। इसको भी पढ़िएगा, है ना, आगे, है ना। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ एनोड रे पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार्स प्रूव दैट फर्दर atom can be divided into sub particles and these particles are electron, proton, n4 neutron, meson, neutrino and positron, है ना। फंडामेंटल जिसमें से किसको कह दिए बाबू? 3 को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। दैट्स ऑल, समझ में आ गया? ठीक। तो अभी अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा एटम किसको कहेंगे? जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्दर तोड़ नहीं सकते अकॉर्डिंग टू डाल्टन। और उसने क्या बोला था? किसी भी रिएक्शन में एटम जितना शुरुआत में होगा बाद में भी उतना ही होगा। क्लियर है? और क्या बोला? यदि हम अलग अलग एटम देखेंगे तो उसका शेप, साइज और प्रॉपर्टी अलग होगा, सेम एटम लाएंगे तो शेप, साइज, प्रॉपर्टी सेम होगा। क्लियर? और मगर ये सारा चीज उसका क्या हुआ? गलत ठहराया गया। और जिस ये अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से, कैथोड रे के डिस्कवरी से, मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से पता चला कि फर्दर इसको सब पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये सब है। आउट ऑफ दीज 3 पार्टिकल्स जिसको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, लगभग वो एटम्स में अवेलेबल होता है, वो आपका कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, क्या बोलो? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब तक आप इसको क्या करेंगे? उतारिए, है ना, फिर स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो जो आपका फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो कौन कौन सा था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें सबसे पहले हम लोग किसका डिस्कवरी की बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे बाबू। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, क्लास 9th में। क्या हुआ था? जो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था। जिस चीज को, है ना, ध्यान दीजिएगा, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, है ना। इस डिस्चार्ज ट्यूब में 2 पोर्शन है, एक एनोड, दूसरा कैथोड। सर एनोड किसको कहते हैं? एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। एनोड पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। यह पोर्शन आपका एनोड हो गया और ये वाला पोर्शन क्या हो गया? आपका कैथोड हो गया। एनोड पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और ध्यान दीजिएगा, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया। बच्चे बोले डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? एक ग्लास का ट्यूब होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रोड आपका सेटअप होता है, कैथोड और एनोड, है ना। ध्यान दीजिएगा, वो ट्यूब आपका क्या कहलाएगा? डिस्चार्ज ट्यूब। और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को फिलअप किया गया, गैस को भरते हैं। ध्यान दीजिएगा, और उस गैस को जो रखे हैं बाबू, बार बार ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा गया था, उस गैस को जो रखेंगे हम लोग कहाँ रखेंगे? लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज में। सवाल आपसे पूछा जाता है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, या प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, या न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस होगा वो आपका कैसा रहेगा? लो प्रेशर, हाई वोल्टेज। याद रखिएगा, प्रेशर लो, वोल्टेज हाई। तो जैसे प्रेशर लो और वोल्टेज हाई करते हैं तो क्या देखते हैं? इधर हमने निगेटिव मान लिया कैथोड, कैथोड से एक रे निकलता है, बीच में पड़े हुए व्हील एक सेटअप करते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या क्या बड़ा सा फिगर यहाँ बनाते हैं, देखो ऐसा, यहाँ क्या क्या एक व्हील डाला भैया, ठीक।
और यहाँ पे आपका क्या माइनस चार्ज दिया, कैथोड दिया आपका देखो एनोड, है ना। बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी का नेगेटिव वाला छोटा टर्मिनल इधर, पॉजिटिव वाला टर्मिनल इधर। हमने क्या देखा, जैसे हम क्या करते हैं कंडीशन की, पहले डिस्चार्ज ट्यूब ले लिए, दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब विद क्या कैथोड एंड एनोड, इसके अंदर गैस है और जो रिमेनिंग एयर होगा उसको वैक्यूम पंप से क्या करेंगे निकाल देंगे, ठीक। तो अब जो देखिएगा गैस है और तब क्या करते हैं आप यहाँ से हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है बोलो, प्रेशर आपका लो होता है। तो कंडीशन याद रखिएगा, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, बार बार बोल रहा हूँ, है ना, हर जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। और ये वोल्टेज का ऑर्डर क्या होता है 10⁴ वोल्ट के रेंज का यह आपका होता है। तब क्या देखते हैं, है ना, तो हमने क्या लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके अंदर क्या रखा कैथोड और एनोड, उस कैथोड एनोड को बैटरी से कनेक्ट किया और बीच में एक व्हील सेट किया, दिख रहा है ना, दिख रहा है। जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हमने देखा कि कैथोड से कोई रे निकलता है, पहले भी बता चुका हूं, और वह बीच में पड़े हुए व्हील को क्या करता है ना, रोटेट कर देता। मान लीजिए हम यहाँ से गए, जा रहे हैं और जब जाकर के हम इससे टकराएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा, इसे टकराएंगे रोटेट करेगा। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट किया कि यहाँ से कोई कैथोड से कोई चला और जाकर के इसे टकराया तब तो रोटेट हुआ, भाई ये जाकर के टकराया तब तो रोटेट हुआ। इसका मतलब कैथोड से कोई चला, बीच में जाकर के पंखा है उसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, इसका मतलब यहाँ से कोई चला है, क्लियर। और यह फिर धीरे धीरे गया और यहाँ जाकर के ग्लास में क्या होता है, ये आपका स्ट्राइक करता है, टकराता है और ग्लो करता है, क्लियर। चलिए तो कंडीशन क्या हुआ, हमने क्या बोला कि यहाँ से जब हम हाई लो प्रेशर हाई वोल्टेज में किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, है ना, इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कैथोड से रे निकलता है जो बीच में पड़े हुए व्हील को रोटेट करता है और जाकर के यहाँ पे क्या हुआ, टकराया, क्लियर। और इसके टकराने से बाबू क्या हुआ, है ना, तो ये पता चला कि यहाँ से कोई रे निकला, बीच में पड़े हुए व्हील को रोटेट किया, वहां जाके टकराया, ग्लो किया, है ना, इतना तो समझ में आया। और इसी रे को हम क्या कहते हैं, कैथोड रे कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह रे निकला कहां से है, कैथोड से निकला है। कहां से निकला है बोलो, कैथोड से निकला है, तो कैथोड से रे निकलने वाला रे कैथोड रे कहलाता है, क्लियर। अब एक शब्द आता है, ध्यान में रखिएगा कि जो यह रे निकला क्या उसके पास क्या क्या है। तो हमने बोला जब कैथोड रे निकला और बीच में पड़े हुए व्हील को ये रोटेट किया, इसका मतलब कुछ यहाँ से आया होगा, मतलब इसके पास क्या होगा, मास होगा। जब मेरे पास वजन है तब तो हम सामने से जाएंगे और क्या होगा, हम टकराते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी के पास मास होता है तब वह किसी से क्या होगा, टकराएगा। तो यह इंडिकेट किया पंखा चला, इसका मतलब यहाँ से जाने वाला रे के पास क्या है, मास है। यहाँ से जाने वाला रे के पास क्या है, मास है। चूंकि यहाँ से जाकर के यहाँ तक गया, इसका मतलब वो चल रहा है, तो उसके पास क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो कैथोड रे है हमारा, उसके पास क्या है, मास है बाबू, और क्या है, वेलोसिटी है। यानी कैथोड रे के पास क्या है, मास है, कैथोड रे के पास वेलोसिटी है। और जिसके पास मास और वेलोसिटी होता है बाबू, तो उसके पास कौन सा एनर्जी होता है, तो आपको पता है 12 mv², दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो कैथोड रे यहाँ से पंखा के पास गया, मतलब उसके पास टकराया, उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्लियर। ठीक। और जब ये गया और जाकर के यहाँ टकरा गया, इसका मतलब क्या हो गया बोलो, यह जाकर के टकराया और यहाँ ये क्या हुआ, रुक गया। और यदि यह रुक गया, इसका मतलब यहाँ कोई जाकर के, हम यहाँ से गए और यहाँ जाकर रुक गए, तो मेरी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई, मेरी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई। और पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बोलो, 12 mv²। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 12 mv², v वेलोसिटी 0,
तो ये आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 0। तो यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी था, वहां पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया, वो जाकर के रुक गया। तो रुक गया तो वेलोसिटी क्या हो गया? 0। यदि वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब अगला मेरा सवाल होगा कि आपने बचपन में पढ़ा था एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। तो ये एनर्जी गया तो गया कहाँ से? तो यहाँ से जब काइनेटिक एनर्जी था और यहाँ जाकर के रुक गया तो वेलोसिटी, जब यहाँ लास्ट पोर्शन में टकराएगा तो क्या होगा? रुक जाएगा। रुक गया तो वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बाबू? बोलो। काइनेटिक एनर्जी भी आपका क्या हो जाएगा? बोलिए, क्लियर है ना? काइनेटिक एनर्जी 0। तो आप पता चला सर काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ से कुछ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0। सर ये एनर्जी गया कहाँ? तो हम आपको बताएंगे बाबू। बार बार टकराया तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? हीट जनरेट हो गया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ गया होगा, टकराया होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा? हीट एनर्जी में। तो कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ओके, इसमें कोई दिक्कत बाबू नहीं? आपको दिक्कत नहीं है ना? तो क्या पता चला? सबसे पहले हमने क्या लिया? एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या रखा? एक कैथोड, दूसरा एनोड। ये सब लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक कैथोड, एक एनोड, है ना? जैसे बैटरी से कनेक्ट किए। कंडीशन बोलो, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। तो क्या बोले? कैथोड से एक रे निकलता है, बीच में पड़े हुए व्हील को रोटेट करता है। ये बताया इसके पास कौन सा एनर्जी? मास भी है, वेलोसिटी भी है, काइनेटिक एनर्जी। और जब यहाँ से गया तो आगे आपका जाएगा और वहां जाके टकराया तो वो क्या हो गया? रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? है ना? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये एक्सपेरिमेंट आपका हुआ है ना? ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, विलियम क्रूक्स कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट। थ्योरी को लिख लीजिएगा, थोड़ा आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं लिख दी है ना। क्या किया? विलियम क्रूक्स एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें क्या देखा? यही एक्सपेरिमेंट है ना। तो उसने देखा कि कैथोड से एक रे निकलता है जो किधर जाता है? एनोड की ओर जाता है, बीच में पड़े हुए व्हील को रोटेट करता है, फिर वो रुक जाता है। और इसी को हमने यहाँ पे आपको पूरा लिखा है। और इससे पाया, आप ही ने देखे क्या कि इलेक्ट्रॉन गया तो उसके पास क्या था? या कैथोड गया, रे गया, उसके पास क्या था? मास था। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होगा, है ना? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होगा, है ना? तो ये ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के पास कितना मास होगा। ये दो चीज तो आप याद रखिएगा। यदि केमिस्ट्री के टीचर को बेइज्जत करना है तो कोई बात नहीं बेइज्जत करना है तो इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg। जब ग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा, सबको पता है केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए गुना 1000, तो ये आपका 9.1 × 10⁻28 ग्राम आ जाएगा। और ये आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो पता चला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। जो क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो किसको जाता है? जे थॉमसन को बाबू, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है ना। इसको लिखिए, ध्यान में रखिएगा, है ना। जो कोई दिक्कत बाबू नहीं। एक और रिजल्ट याद रख लीजिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। तो हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा उसके कितने गुना? 1/1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास का। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी होता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अब जब हम बात करते हैं इसको चलिए, तो अभी तक हम लोग बात किए थे रेस्ट मास का। किसका बात किए थे? रेस्ट मास का। तो ये रेस्ट मास कितना था इलेक्ट्रॉन का? बोलिएगा 9.1 × 10⁻31 kg। याद रखिएगा बाबू। मगर कल कोई बोले ये इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बाबू तो आपका जो इलेक्ट्रॉन का मूविंग मास कुछ अलग होगा। तो हम कह सकते हैं रेस्ट मास 9.1 × 10⁻31 kg, मगर मूविंग मास वो नहीं होगा। मूविंग मास आपका अलग होगा। मूविंग मास क्या होता है? वेलोसिटी के साथ बदलता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट यदि आपसे कोई बोले मूविंग मास या डायनेमिक मास निकालने के लिए, यहाँ से लिख सकते हैं डायनेमिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला वो होगा m = m0/√1 - v²/c²। डब्बा बंद। याद रखिएगा, डायनेमिक मास कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे m आपका क्या है?
डायनेमिक मास, डायनेमिक मतलब मोशन किया हुआ, मोशन में जब होगा, और एम नॉट क्या है, रेस्ट मास, जो आपको पता है पहले से पढ़ चुके हो ना, रेस्ट मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kg, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ, बोलो इलेक्ट्रॉन, और आपका जो भी हो, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ, है ना, या स्पीड ऑफ लाइट, जो भी करते हो ना, स्पीड ही कर लो, है ना, स्पीड ऑफ लाइट। और ये कितना होता है बाबू, पता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा, तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट है तो उसका मास होगा 9.1 × 10⁻³ kg, मगर यदि इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका मास आपका क्या करेगा, वेरी करेगा। तो उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, उसका मास कैसे निकालते हैं, बोलिए, m बराबर m0/√1 - v²/c²। आपको मूविंग मास निकालना है या डायनेमिक मास, इसी को कहेंगे। यदि डायनेमिक मास निकालना है तो ये आपको यहाँ मूविंग मास रखिएगा 1 रखिएगा, माइनस v और c आपको पता है, v की जगह आप रख सकते हो। क्लियर है? तो बोलो m बराबर m0/√1 - v²/c²। तो एक और एक रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को देखिएगा बाबू, कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन को स्पीड ऑफ लाइट के 1/100 टाइम्स स्पीड के साथ फेंका जाए तो ध्यान दीजिएगा, तब रेस्ट मास और मूविंग मास दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो हमको बोलेगा कब जो आपका रेस्ट मास और मूविंग मास दोनों बराबर होगा, तो आप बोलिएगा यदि हम इलेक्ट्रॉन को स्पीड ऑफ लाइट का कितना 1/100 टाइम्स स्पीड से भेजेंगे तब क्या होगा आपका। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड, है ना, 1/100 टाइम्स, है ना, स्पीड ऑफ लाइट, then क्या बोलो, रेस्ट मास इक्वल टू मूविंग मास। सर इसको कैसे करें? आप तो जो रिजल्ट डब्बा बनाते उसको डब्बे में बना करके टिप्स पे रख लियो, है ना, m बराबर m0/√1 - v²/c²। तो हमने बोला ठीक है सर बताइए कैसे। हम बोले बाबू देखो, ये m हमको क्या है, m बराबर हमने क्या लिखेंगे, m0/√1 - v²/c² लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? सर बिल्कुल लिखिए, किसने रोका है? हम बोले हाँ कोई नहीं रोका है, चलिए ठीक है। अब आगे यदि m बराबर, हमको बोला वेलोसिटी कितना इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, बोलो 1/100 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, c का 1/100 टाइम्स, दैट इज c/100 मीटर/सेकेंड से वो जा रहा है। 1/100 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ वो ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब c का 1/100 पार्ट से वो जा रहा है, मतलब c/100। क्लियर? सब क्लियर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बोलो m बराबर, हमने m0 किया, रूट अंडर हमने किया 1 - v²। तो v की जगह हम क्या रख सकते हैं बाबू, बोलो c/100 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ, चलिए ठीक है। अब इसके बाद नीचे क्या कर दूं, बोलो c²। जब ये c कर दूं बाबू, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, m बराबर आपका क्या आएगा, m0 बाय, है ना, रूट अंडर 1 - c² ये 100 का पावर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 4, है ना, इनटू ये पलट दीजिएगा तो 1/c², दिस और दैट हो गया बाबू। तो m बराबर क्या हो गया, बोलो m0 बाय, बोलिएगा रूट अंडर 1, है ना। अब यहाँ एलसीएम ले लूं, 10 के पावर 4 ऊपर लिया, 10 के पावर 4, ठीक, माइनस का क्या जाएगा, बोलो भाई, ये समझ में आया? कर लो फिर से, 1 - 1/10 के पावर 4 आएगा? सर बिल्कुल आएगा, ठीक है ना? चल ठीक है। अब यार m बराबर कर लू, m0 बाय, एलसीएम लीजिएगा 10 के पावर 4 के 10 के पावर 4 माइनस का 1, दिख रहा भाई? ये दिख रहा है? चलो दिख रहा है, नहीं तो देख लो यार। चलो ठीक है, यहाँ से आ जाओ, यहीं चलता हूँ, यहीं पे थोड़ा सा इधर आ गया, थोड़ा सा देख लो।
यहाँ पे क्या बोलो m बराबर m नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस 1/10 का 4 m बराबर m नॉट बाय ये एलसीएम हमने लिया 10 के पावर 4 ऊपर 10 के पावर 4 माइनस का 1 इसके अंडर रूट बढ़ाया ना। अब बाबू बोलो 10,000 में से 1 रुपए गए, 10,000 में से 1 रुपए गए तो लगभग कितने बचे 10,000। तो ध्यान दीजिएगा जब बहुत बड़ा नंबर से किसी को माइनस करते हैं तो लगभग उतना ही नंबर के बराबर होता है। तो हमने यहाँ लिख सकते हैं m बराबर m नॉट बाय 10,000 में से 1 रुपए गए तो लगभग बोलो 10,000 मतलब 10 के पावर 4 नीचे 10 के पावर 4 ये दिस दैट हो गया। तो ये m बराबर क्या हो गया m नॉट। तो रिजल्ट याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। कभी पूछ ले क्या यदि इलेक्ट्रॉन को स्पीड ऑफ लाइट का 1/100 टाइम्स स्पीड से फेंके, यदि इलेक्ट्रॉन को पकड़े और क्या किए लाइट के स्पीड से 1/100 टाइम्स पे फेंके तो जो रेस्ट मास होगा मतलब इलेक्ट्रॉन जब रुकी होगी और जब मूव करते हुए मास होगा दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा तो रेस्ट मास और मूविंग मास बराबर होगा कब जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे हम फेंकेंगे। कैसे बोलो स्पीड ऑफ लाइट का क्या बोलो बाबू 1/100 टाइम्स के साथ। तो ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत बाबू नहीं। चलिए ठीक है रख लो, चलिए ठीक। अब एक लास्ट टॉपिक देखते हैं है ना, क्या देख लो क्वेश्चंस तो जितने मन उतने लगा देना। यहां तक में इंपॉर्टेंट बस ये रेस्ट मास मूविंग मास और क्या लो प्रेशर हाई प्रेशर क्लियर है। चलिए ठीक है, लो प्रेशर हाई वोल्टेज सॉरी ठीक। नेक्स्ट आप देखेंगे स्पेसिफिक चार्ज, क्या देखेंगे स्पेसिफिक चार्ज। किसी का जो स्पेसिफिक चार्ज होगा आइदर इलेक्ट्रॉन का हो प्रोटॉन का हो या न्यूट्रॉन का हो। स्पेसिफिक चार्ज सिंपली रेशियो होता है किसका चार्ज और मास का। तो हम डिफाइन कर सकते हैं इट इज रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, चार्ज और मास का रेशियो को ही हम क्या कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो जब हमको स्पेसिफिक चार्ज किसी का निकालना हो E/m से डिनोट करते हैं, E मतलब स्पेसिफिक चार्ज, m मतलब मास। यहां से लिखेंगे बोलो क्या लिखेंगे चार्ज ऑफ है ना इलेक्ट्रॉन। जब हम किसका निकाल रहे हैं बोलो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे बोलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मगर मास देखो कहने के लिए आपका केजी भी ले सकते हैं मगर इन जनरल मैक्सिमम जो आप स्पेसिफिक चार्ज निकालिएगा उसमें मास किस में लीजिएगा ग्राम में, मास किस में लीजिएगा ग्राम में, चार्ज किस में लीजिएगा कूलम में। तो लिख सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिख सकते हो बोलो इन कूलम बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम। E/m जब लिखेंगे बाबू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम कितना होता है बोलो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। पढ़ चुके हैं चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। याद रखिएगा आप लोग। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम बोलो कितना होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -28 ग्राम। और जब आप इसको देखोगे तो आपका वैल्यू आएगा -1.75 इंटू 10 टू पावर। ध्यान दीजिएगा 8 ऊपर गया है ना 8 ऊपर जाएगा तो 19 8 27 28 है ना। -1.75 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 8 कूलम पर ग्राम। ये आप देखो है ना ये आएगा तो चलो है ना ठीक 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 यही आ जाएगा है ना। चलिएगा ठीक। तो ये आपका क्या हो गया E/m इतना वैल्यू आ गया कूलम पर ग्राम। कहीं कहीं चार्ज का जो ये कम है स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या कर सकते हो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इज सिंपली द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ अ सब्सटेंस टू द मास ऑफ द सब्सटेंस इन विच चार्ज इज जनरली इन कूलम है ना एंड मास इन ग्राम। क्लियर जनरली लेते हैं मगर कहीं कूलम पर केजी करके भी रहता है तो उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा E/m कैसे निकालेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम पहले से पढ़ चुके हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम, चार्ज डालिए मास डालिए ये आपका दिस और दैट। आंसर याद रखो बोलो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.75 इंटू 10 टू पावर 8 कूलम पर ग्राम। याद रहेगा बोलो याद रहेगा। चलिए बिल्कुल अब इसको उतार लिए। अब आपको ध्यान दीजिएगा
स्पेसिफिक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो डिपेंड नहीं करता। जो मान लीजिए आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, बोलो हाँ या ना। कोई बच्चा बोला सर ये कैथोड इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया, बिल्कुल समझाते हैं, 2 सेकंड लगेगा। ठीक, स्पेसिफिक चार्ज जो होगा, ये माइनस था, ये प्लस था, इसके अंदर कोई गैस था, है ना, ये बैटरी से छोटा वाला, ये बड़ा वाला। स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का डिपेंड नहीं करता है कि आप किस मटेरियल का इलेक्ट्रोड बनाए हो, कैथोड या एनोड, है ना। ध्यान दीजिएगा, कैथोड एनोड आप किस मटेरियल का बनाए उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। साथ में इस पे भी डिपेंड नहीं करता है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सा गैस है। इसके अंदर कौन सा गैस है तो इस पे कोई डिपेंड, है ना, डजंट डिपेंड, है ना, डजंट डिपेंड, इस पे डिपेंड नहीं करता है। साथ ही किस इलेक्ट्रोड किसका बना है उससे भी इसको कोई लेना देना नहीं है। स्पेसिफिक चार्ज हमेशा कितना होगा, -1.75 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, किसका, इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, E/m, ऐसे निकाले बोलो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज डाल दिए, मास डाल दिए, और ये आपका स्पेसिफिक चार्ज आ गया, बोलो कितना, -1.75 × 10⁻, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक चार्ज बोलो ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट डिपेंड अपॉन, बोलो मास, सॉरी, डिपेंड अपॉन, कह सकते हो गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब एंड material from which बोलो इलेक्ट्रोड इज फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या बोले, डिस्चार्ज ट्यूब किस मटेरियल का बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो डिस्चार्ज ट्यूब किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता है, और साथ में ये भी डिपेंड नहीं करता है, सॉरी, मटेरियल किस मटेरियल का इलेक्ट्रोड बना हुआ उस पर डिपेंड नहीं करता, साथ ही डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सा गैस है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो हमने लिखा है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब एंड मटेरियल फ्रॉम विच इलेक्ट्रोड इज फॉर्म, किस मटेरियल का इलेक्ट्रोड बना हुआ है। ठीक, जैसे आपको कोई बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब था, इसमें इलेक्ट्रोड ऐसा कुछ था, पहले मान लीजिए निकेल का बना हुआ है, ये भी निकेल का कुछ का बना हुआ है, स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का आया -1.75 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। आप बोला निकेल को हटाओ, इसमें कैडमियम से बना हो, तो कैडमियम का यदि है तो भी स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, उतना ही होगा। मतलब इलेक्ट्रोड यदि बदल जाए तो भी स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का बदलता नहीं है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का गैस बदल जाए तो भी स्पेसिफिक चार्ज आपका बदलता नहीं है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब आपको पता चलेगा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू नहीं। और लास्ट में जाते जाते, है ना, आपका पहला क्लास है तो कम ही पढ़ेंगे। ये जानिए, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को हम फेंकते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम फेंकते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन पैराबोलिक पाथ बनाता है। कैसा बनाता है, पैराबोलिक पाथ, आगे पढ़ेंगे। और यदि उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कैसा पाथ बनाता है, सर्कुलर पाथ बनाता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन को यदि हम एक्सेलरेट करेंगे कहाँ पे, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो कैसा पाथ बनाएगा, बोलिए कैसा पाथ बनाएगा, पैराबोलिक। और जब मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे तो वो कैसा बनाएगा बाबू, सर्कुलर पाथ बनाएगा बाबू। कोई दिक्कत बाबू नहीं। और जानते हैं पॉजिट्रॉन के बारे में भी पढ़ना है। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ, है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, है ना, उसको हम पढ़ लेंगे। क्लियर है, आज के लिए इतना ही हम लोग, है ना, पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो आज हमने विशेष करके क्या क्या पढ़ा थ्रू आउट हम आपको बताते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े, है ना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने बताया आपको एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज कंडीशन होता है डिस्कवरी के लिए। क्लियर है।
पूछ लेगा किस ऑर्डर का, तो 10⁴ वोल्ट का आपका 10,000 वोल्ट का वोल्टेज और प्रेशर कितना वोल्टेज का 10⁻⁻4 रेटिंग का। क्लियर है? चलिए ठीक। नेक्स्ट आपका उसी में बताइए इलेक्ट्रॉन का मास याद रखिएगा टिप्स पे, और आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज टिप्स पे। जब दोनों याद होगा तो स्पेसिफिक चार्ज भी याद होगा, E/m। क्या बोलो? चार्ज बटे मास, चार्ज बटे मास। तो चार्ज पता है, मास पता है, तो स्पेसिफिक चार्ज कितना आएगा बाबू? -1.75 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, है ना। आज कुछ ज्यादा ही थक गए हैं, है ना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। चले बाबू आज के लिए, है ना, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। और चूंकि पहला क्लास है, 3 चीज आपको जो हम बताएं उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। टीचर थक जाए, आपको थकना नहीं है, थकना मना है जब तक डॉक्टर नहीं बन जाए या इंजीनियर, अच्छे इंजीनियर, है ना, NIT IITN नहीं बन जाए तब तक, या बोर्ड्स के टॉपर नहीं हो जाए तब तक। कोई ये मत सोचना कौन क्या कर सकता है, कहाँ से क्या कर सकता है। ठान लो तो सब कुछ अपना, ना ठान लो तो कुछ भी नहीं अपना, है ना। ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, है ना। तो हम रिकॉल करवा देते हैं, बोलो ध्यान से, जैसे हम करवाते आते हैं। बोलो पहले क्या है, बोलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻19 कूलम। क्लियर है? आगे बोलो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बोलो स्पेसिफिक चार्ज, बोलो -1.75 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। सर एक चीज भूल गए, हमने क्या भूले सर? रेस्ट मास और मूविंग मास का रिलेशन भूल गए। हम बोले क्या है बताओ वो, तो बोले सर m = m0/√अंडर, बोलो 1 - v²/c²। चलिए बाबू आपको याद है ना, और याद रहना चाहिए। अच्छे से याद कब रहेगा, बोलो ओपी जब रोज पलटेंगे, कब? सुबह के सुबह, है ना। तो कभी एक शिकायत नहीं होगी कि रिवीजन नहीं है ना। रोज कॉपी पलटना है। आज जितने एनर्जी के साथ पढ़ेंगे उतना ही एनर्जी के साथ बाद में भी पढ़ेंगे। स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री के बल पे कुछ भी कर सकते हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप सिर्फ लेक्चर को पढ़ो, अच्छे से करो। आप जहाँ से भी क्वेश्चंस लगाएंगे सारा क्वेश्चंस होगा, जिसकी 100% गारंटी है कि 100% में तो मान लो 95-98% क्वेश्चन तो आपका होगा ही होगा। अब 2% क्वेश्चंस क्या होता है, चैप्टर्स के मिक्सअप से क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है। चले बाबू, है ना, इसको राइट डाउन कर करके आपको जैसा बताया गया है क्या करना है, टीचर के व्हाट्सएप पे इसको सेंड कर देना है ना। व्हाट्सएप नंबर पता है। ओके चलते हैं, बाय बाय। ओके थैंक यू।